फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट एडिटोरियल, देखो अभी रियल जीडीपी, जो इकोनॉमिक्स है, जो एक्सपर्ट है, ये कहते हैं कि अभी का जो जीडीपी जिस तरह कैलकुलेट होता है वो तरीका गलत है, क्योंकि पहले नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया जा रहा है और उसके बाद फिर रियल जीडीपी निकाला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2015 से पहले रियल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता था और उसके बाद फिर नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता था, तो ये मैथोलॉजी में फ्लॉ है। तो इसमें हम लोग बहुत ही अच्छा चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही डीप एडिटोरियल्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। दूसरा देखो PSLV C58, ठीक है, ये रॉकेट है, रॉकेट का नाम है ये। और जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम क्या है? एक्सपोसैट मिशन, इस सैटेलाइट का नाम है। इंडिया दुनिया में सेकंड कंट्री बना जिसने इस तरह का मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये मिशन क्या है? इस मिशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि एक्स रेस जो सेलेसियस बॉडी से जो आ रहा है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन जब बढ़िया होगा तो हम समझ पाएंगे कि आखिर लाइट कहाँ से आ रहा है, सेलेसियस बॉडी का क्या हरकत है। और इससे पहले एक ही कोई कंट्री कर पाया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स। तो वी आर द सेकेंड कंट्री और अलाइड ग्रुप में हम लोग शामिल हो गए हैं। तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो रॉकेट है, ये इसमें क्या खास बात है इस रॉकेट का, और जो ये मिशन है, ये मिशन क्यों डिफरेंट है बाकी मिशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मिशन है, ये मिशन स्पेस डेब्रिस को अवॉइड करता है। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्पेस डेब्रिस का। जानते हो ना कितने स्पेस डेब्रिस है वहाँ पे। और इस रॉकेट का जो 4th स्टेज है, आमतौर पे क्या होता है कि रॉकेट घूमते रहता है वहीं पे लो अर्थ ऑर्बिट में और वो डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें तरीका ये है कि ऊपर जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कुछ देर तक घूमेगा और फिर नीचे के ऑर्बिट में चला आ जाएगा। जैसे ही नीचे के ऑर्बिट में आएगा तो अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से वो डेब्रिस नहीं रहेगा, वो नीचे की तरफ पुल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लॉजिकल तरीके से बनाया गया, डिजाइन किया गया है ये। थर्ड वन, इंडियन मानसून। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन मानसून अच्छा होगा, अबव द नॉर्मल। समझे? जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, LPA कितना है? 87 सेंटीमीटर का है। तो इस बार 106 या 107% ज़्यादा होगा LPA से। कहने का मतलब इस बार रेनफॉल अच्छा होने वाला है भारत के लिए। और ये जो ईयर है लालिनो ईयर होने वाला है। लालिनो ईयर जानते हो कि जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। समझे? जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो कोस्ट है वहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर डेवलप्ड होगा। यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप्ड होगा तो बारिश होगा, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा। एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो इस बार इंडिया में अच्छा खासा बारिश होने वाला है। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन। पता चला केवल अगस्त में बारिश हो गया, पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में ही केवल बारिश हो रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है इंडिया का। इससे पहले भी 2 साल पहले भी देखे थे, तो ये प्रॉब्लम था स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस का। तो सब चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस एडिटोरियल्स में। फर्स्ट वन देखो स्टूडेंट, डेवलप PPI एंड अप्लाई डबल डिफ्लेशन टू अराइव एट रियलिस्टिक रियल GDP। और इसका सिलेबस क्या होगा? GS पेपर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट फ्रॉम इट। इंडियन एक्सप्रेस 29 मार्च को आया था। अब PPI क्या है, ये डबल डिफ्लेशन क्या है, तो ये अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। जब एडिटोरियल्स को प्रोग्रेस करेंगे हम लोग, एडिटोरियल्स समझेंगे तभी समझ पाओगे अच्छे से ये। समझे? तो देखो आगे समझते हैं क्या कंट्रोवर्सी है। बढ़िया समझना, बहुत ही इजी एडिटोरियल है, कोई हार्ड एडिटोरियल्स नहीं है, बहुत ही इजी है। बस इजी तरीके से समझने का प्रयास करो। देखो स्टूडेंट, जो न्यूज़पेपर में तुम लोग जो GDP देखते हो वो GDP एट कांस्टेंट प्राइस है। GDP एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है रियल GDP। ठीक है, राइट डाउन। यदि क्लास में लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देखोगे तो तुम लोग भी लिख लो, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होता है। समझे? GDP का मतलब समझ रहे हो ना? GDP 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो नॉमिनल GDP या फिर रियल GDP। जो न्यूज़पेपर में हम लोग हिंदू पेपर में पढ़ते हैं, यदि वहाँ पे GDP का मेंशन है तो वो कांस्टेंट प्राइस पे है।
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू रियल जीडीपी। वो एक्चुअल रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी का मतलब क्या है, जहाँ पे इन्फ्लेशन को हटा के बात कर रहे होते हैं हम लोग, यानी कि विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इज कॉल्ड रियल जीडीपी, इज कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। समझ गए ये चीज़, पहला वाला। दूसरा देखो नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या होता है, जीडीपी एट करेंट प्राइस। जो जीडीपी करेंट प्राइस पे उसी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, समझे। और नॉमिनल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन को लेते हैं, टेकन इनटू कंसिडरेशन करते हैं उसमें। ये दो डिफरेंस समझ में आया तुम लोग को। सब टोटल आई इसी के आसपास मूव करेगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के आसपास। इसलिए तुम लोग को पहले ही पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 2015 से पहले क्या होता था कि रियल जीडीपी पता कर लिए। रियल जीडीपी का मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसमें इन्फ्लेशन का कोई बात ना हो। रियल जीडीपी पता कर लिए और जीडीपी डिफ्लेक्टेड से उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें नॉमिनल जीडीपी पता चल जाएगा। जीडीपी डिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना हुआ, टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन आप जब जोड़ दोगे रियल जीडीपी में तो यू विल गेट नॉमिनल जीडीपी। ये 2015 से पहले प्रैक्टिस ऐसा ही होता था हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी। मगर 2015 के बाद क्या हुआ, मैथोलॉजी में चेंजेस आया। जो तौर तरीका है जीडीपी का नापने का, उस तरीका में चेंज आया। सबसे बड़ा क्या चेंज था स्टूडेंट, कि सबसे बड़ा चेंज ये कि अब जो निकाला जाता है नॉमिनल जीडीपी फर्स्ट निकाला जाता है, यानी कि जीडीपी एट करेंट प्राइस निकाला जाता है, यानी कि जिसमें इन्फ्लेशन है। यानी कि अभी नॉमिनल जीडीपी फर्स्ट निकाले जाते हैं और फिर जीडीपी के डिफ्लेक्टर के थ्रू घटाया जाता है और तब जाके रियल जीडीपी निकलता है। और देखो अभी जीडीपी डिफ्लेक्टर मात्र 1.7% है और एक्सपर्ट कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% 6% है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर 1.7% क्यों हो सकता है, इतना कम कैसे होगा। तो इसलिए बहुत बड़ा फ्लॉ है अभी जीडीपी निकालने का तौर तरीका में। तो इससे क्रेडिबिलिटी इंडिया का बहुत ही लो हो जाएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। आया समझ में ना। तो सवाल इस पे उठता है। देखो यहाँ पे समझो, ऑफिशियल डेटा जो भारत का है वो कहता है कि इंडियन इकोनॉमी रिसेंट टाइम में 7 से 8% ग्रोथ कर रहा है, परसेंटेज पर ईयर। लेटेस्ट फिगर के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी हमारा 10.1% था ये लास्ट क्वार्टर में, समझे। ये अक्टूबर दिसंबर का ये जो क्वार्टर है उसमें, समझ में आ गया ना। ये नॉमिनल जीडीपी, जब जीडीपी डिफ्लेक्टर हमारे पास 1.7% है तो घटा दो तो कितना हुआ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी 8.4%। इकोनॉमिक सवाल पूछ रहे कि इतना कम कैसे इन्फ्लेशन हो सकता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर 1.7 कैसे हो सकता है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका 5-6% है। ये गलत है। तो इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कैसे, यानी कि कहने का मतलब जो रियल जीडीपी है उसको इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा है, उसको ज़्यादा करके दिखाया जा रहा है, जबकि 8.4% से हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है रियल जीडीपी, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है। बात समझे। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वर्ल्ड में किस तरह का प्रैक्टिस है, क्योंकि देखो डेटा सही होना चाहिए। यदि डेटा गड़बड़ हो गया तो फिर इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है उसका नुकसान हो जाएगा। आ रहा है समझ में नहीं ये चीज़। तो इंडिया में अभी मेथोलॉजी क्या है कि पहले हम लोग निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेक्टर फिर हम लोग रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। समझ में आ गया ना। आगे देखो स्टूडेंट, देखो बहुत सुंदर, इससे इकोनॉमिक्स का रिवीजन होगा तुम लोग का। देखो 3 तरीका है अक्रॉस द वर्ल्ड कि जीडीपी को प्रिडिक्ट करने का, जीडीपी को नापने का। पहला तरीका क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है, कितना सामान प्रोड्यूस हुआ आपका, समझे, यानी कि सप्लाई साइड को देखते हुए। पहले मान लो कि 10 कप बन रहे थे तो अब कितना कप बन रहे हैं, मान लो कि अब 20 कप बन रहे हैं तो 10 ऐड हुआ ना, उसके बेसिस पे इसको बोलते हैं सप्लाई साइड को देखना। तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, कितना वैल्यू प्रोडक्शन हुआ माइनस जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हटा दो, क्योंकि हम फाइनल वैल्यू पे ही बात करेंगे, उसमें कॉस्ट क्या लगा उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू ऐड कितना हुआ। तो ये सप्लाई साइड को डिनोट करता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। नंबर 1 इंडिया इसको यूज़ करती है। नंबर 2 देखो एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी कितना खर्च कर रहा है। और तो हम तो जानते हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है
वो प्राइवेट कंजम्पशन पे ही चल रहा है। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है कि नहीं हमारा। 55 to 60%, राइट डाउन एवरी पॉइंट स्टूडेंट, 55 to 60% प्राइवेट कंजम्पशन से ही हमारा जीडीपी चल रहा है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है नंबर 1। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट देखो 10 से लेकर 12% खर्च करती है, राइट डाउन। जो जी दिया गया है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो 10 से लेकर 12% है। हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मतलब वही ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिया जा रहा है। तो देखो 30 से लेकर 33% है, राइट डाउन। 30 to 33%। प्राइवेट कंजम्पशन कितना है स्टूडेंट, 55 to 60%। समझ गए ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इंडिया में, 30 to 33%। समझ गए। तीसरा जो है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कितना, यानी गवर्नमेंट का यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कह सकते हो इसको। पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, तो 10 to 12%। और जो चौथा फैक्टर होगा क्या होगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये माइनस में रहेगा, हमेशा हमारा माइनस में ज़्यादा रहेगा। और अभी जानते हो करंट अकाउंट डिफिसिट कितना है, लगभग कह सकते हो कि 1.5 से 2% है जीडीपी का, यानी कि बिलो 2% है। आ रहा है समझ में ना। तो ये मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। तो पहला मेथड भी यूज़ करते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ये सप्लाई साइड को दिखाता है। दूसरा जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड जो है, ये तुम्हारा डिमांड साइड को दिखाता है कि कितना डिमांड है। आया समझ में ये चीज़। तीसरा मेथड भी होता है, उसको बोलते हैं इनकम मेथड, बट इंडिया इसको यूज़ नहीं करती है। इंडिया केवल 2 ही मेथड को यूज़ करती है, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड में क्या है कि कैसे इनकम जनरेट हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड का, ठीक है, जो जॉब करने वाले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका जोड़ा जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ, और रेंट इनकम क्या हुआ तुम्हारा, रेंट इनकम जो ओनरशिप ऑफ लैंड के बेसिस जो रेंट इनकम हो रहा है उसको भी जोड़ के। बट इंडिया इस मेथड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है। तो इंडिया 2 ही मेथड को यूज़ करती है जीडीपी कैलकुलेट करने में, एक वैल्यू एडेड मेथड एंड सेकंड वन इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। ये समझ में आ गया तुम लोग को। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जीडीपी कैलकुलेशन बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कोई भी सामान बनाने में बहुत सारा चीज़ लगता है, रेंट लगता है ना, कैपिटल लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप लगता है, सबको जोड़ दोगे तो जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। समझे, जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट आ रहा है समझ में ना। जैसे देखो कुछ भी तुमको एक लेट से तुमको एक कंपनी इस्टेब्लिश करना है, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना है, तो फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए आपको, ज़मीन चाहिए, अब लैंड चाहिए ना, लैंड चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, रेंट चाहिए यानी कैपिटल चाहिए आपको, लेबर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए लेबर, ये सब को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जीबी एट फैक्टर कॉस्ट, जीबी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। प्लस करो प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब क्या कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या टैक्स लगा, कंपनी को क्या क्या टैक्स सरकार को देना पड़ा। जैसे स्टैम्प ड्यूटी, देखो लिख लो, सभी पॉइंट को लिख लो। स्टैम्प ड्यूटी इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सरकार ने क्या क्या सब्सिडी दिया है उसको माइनस कर लो। जब तुम जीबी एट फैक्टर कॉस्ट में तुम प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ोगे और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाओगे तो क्या मिला तुम्हारे पास, जीबी एट बेसिक प्राइस। समझ गए, जीबी एट बेसिक प्राइस मिला। आ रहा है समझ में ये सभी चीज़, जीबी एट बेसिक प्राइस। अब इसमें बच्चे लोग प्रोडक्ट टैक्सेस जोड़ दो। प्रोडक्ट टैक्स मतलब अब ओवरऑल पूरा प्रोडक्ट बन चुका है, सामान पूरा बन के तैयार है, प्रोडक्शन नहीं है, सामान बन के तैयार है। जब सामान बन के तैयार है तो उस पर टैक्स लगेगा ना, जीएसटी लगेगा, उस पर वैट लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, बहुत तरह का चीज़ लगता है, तो उसको जोड़ दो, माइनस कर दो प्रोडक्ट सब्सिडी। लेट से कि प्रोडक्ट के ऊपर आपको सब्सिडी दिया, प्रोडक्शन सब्सिडी नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे मान लो केरोसिन का सब्सिडी दे रहा है, हालांकि केरोसिन सब्सिडी इंडिया में अब स्क्रैप कर दिया गया, जैसे एलपीजी सब्सिडी दिया जा रहा है तो उसको माइनस कर लो। तो अब जो निकल के आया है दैट इज अ जीबी एट मार्केट प्राइजेस, और यही जीबी एट मार्केट प्राइजेस जो है तुम्हारा जीडीपी है, यही तुम्हारा जीडीपी एट करेंट प्राइजेस है। इसमें तुम जीडीपी डिफ्लेक्टर यूज़ कर लो तो कांस्टेंट प्राइस आ जाएगा। तो ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस देखे, इसका मतलब क्या कि ये जीडीपी एट करेंट प्राइजेस है, यानी कि इससे आपका निकला नॉमिनल जीडीपी। समझे नॉमिनल जीडीपी कैसे निकला, आया समझ में। ये ग्रॉस वैल्यू मेथड से किया है हम लोग। और मान लो कि जब ग्रॉस वैल्यू मेथड सिस्टम से करते हैं जो कि सप्लाई साइड को देखता है, और एक्सपेंडिचर जो मेथड है वो डिमांड साइड को देखता है,
तो बीच में जो एनोमली आता है तो उसको मतलब एडजस्ट करके लगभग दोनों को डेटा को बराबर करने का प्रयास किया जाता है सरकार की तरफ से। हमारा कौन करता है रिलीज, कौन रिलीज करता है बताओ? जीडीपी, हाँ एनएसओ करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम के अंदर आता है, जानते हो, मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये दोनों मेथड को देखा जाता है, बीच में जो एनोमली होगा तो एरर के हिसाब से दोनों को लगभग बराबर करने का प्रयास किया जाता है, दोनों, क्योंकि दोनों मेथड जरूरी है क्रॉस चेक करने के लिए। आर यू गेटिंग मी? तो जीबी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आया? फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सामान को वो करने के लिए, बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर लग रहे हैं, तो वो होगा जीबी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस कर दो माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी कर दो, तो यू विल गेट जीबी एट बेसिक प्राइस। देखो बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्शन टैक्स, सॉरी प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, तब आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस, एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। उसमें फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर लगाओ, जीडीपी डिफ्लेक्टर लगाओगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? हाँ, तुमको रियल जीडीपी मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ आया? इस तरह से निकाला जाता है। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ, तो जो जीडीपी कैलकुलेट की हो वैल्यू एडेड मेथड का, वैल्यू एडेड से, इसमें कितने सेक्टर लिए जाते थे? इसमें टोटल 8 सेक्टर लिया जाता है। हाँ, प्राइमरी सेक्टर भी लिया आता है, सेकेंडरी सेक्टर भी लिया आता है और टर्सरी सेक्टर भी लिया आता है। टोटल ओवरऑल करोगे तो टोटल 8 सेक्टर को लिया जाता है। जैसे देखो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ठीक है, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, एग्रीकल्चर कितना है तुम्हारा? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सबको कर दोगे तो वही 16 से लेकर 18% होगा। एग्रीकल्चर कितना है? 15-16% है ना जी, जीडीपी में कैलकुलेट करता है। समझ गए ना इसका? हाँ, इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में 4 चीज़ है। इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी, इसमें माइनिंग एंड क्वायरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस है, और कंस्ट्रक्शन है। हम जानते हैं स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग कितना इंडिया में कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में? 16%। कंस्ट्रक्शन ठीक उसका हाफ है, 8%, तो 8 + 16 कितना हो गया? 24 हो गया, है ना। ओवरऑल देखोगे तो तुम्हारा इसका 28-30 के बीच में होगा ये। तो बाकी थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, यानी कि माइनिंग एंड क्वायरिंग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज़ ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 24 हुआ है, 24 में थोड़ा ऐड कर दो तो लगभग 28 के आसपास है ये। आया समझ में? इधर देखें 18 या 28। और सर्विस सेक्टर देखो, सब जगह डोमिनेट करता है ना इंडिया में सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में कितने हैं? 3 ग्रुप में डिवाइड किए, 3 ग्रुप में दिया गया है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ये टोटल मिला करोगे तो लगभग वही 55 to 60% आएगा। आया समझ में ना? वही 55% के आसपास रहेगा ये, लगभग 55%। सबको जोड़ दोगे 100 हो जाएगा, लगभग मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका 8 सेक्टर को लिया जाता है, ठीक है ना, 8 सेक्टर को लिया जाता है। इसके लिए भी वैल्यू एडेड मेथड्स के लिए भी तरीका क्या है बता दिए, 8 सेक्टर। आगे देखो, तो ये तो बेसिक जान लिए सभी स्टूडेंट। अब देखते हैं कि पहले का मेथड क्या था, ओल्ड मैथोलॉजी क्या था और न्यू मैथोलॉजी क्या है। ओल्ड मैथोलॉजी में सवाल नहीं पूछे जाते थे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था स्टूडेंट कि जो रियल जीडीपी, पहले हम लोग रियल जीडीपी कैलकुलेट करते थे, यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और उसके बाद जीडीपी डिफ्लेक्टर लगा के हम लोग नॉमिनल जीडीपी पे अराइव होते थे। बट अभी मेथड चेंज हो गया। देखो यहाँ पे जो, यानी कि 2015 का पहले का बात कर रहा हूँ मैं, 2015 से पहले क्या था कि ओल्ड जीडीपी मेजरमेंट तरीका अलग था। उसमें क्या है कि जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP सुने हो ना, यानी कि हमारा इंडस्ट्री किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसी का एक पैरामीटर है ये। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के आधार पे हम लोग डायरेक्ट रियल जीडीपी को निकाल लेते थे, डायरेक्ट। आ रहा है समझ में ना? डायरेक्ट रियल जीडीपी को नाप लेते थे, पता कर लेते थे, एंड बाय यूजिंग द जीडीपी डिफ्लेक्टर तब हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते थे। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता था, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मेन चीज़ रियल जीडीपी निकालना है। मेन चीज़ क्या है? रियल जीडीपी जानना है। नॉमिनल जीडीपी से इंपॉर्टेंट रियल जीडीपी को समझना जरूरी है। तो पहले 2015 से पहले प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मगर अभी न्यू मैथोलॉजी क्या हुआ देखो, तो 2015 में जो न्यू मैथोलॉजी आया उसके हिसाब से क्या है कि जीडीपी जो निकाला जा रहा है, जीडीपी डायरेक्ट अभी निकाला जाता है नॉमिनल जीडीपी, और फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर के थ्रू फिर रियल जीडीपी निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ है, और ये इसलिए लिखा गया यहाँ पे देखो कि इसलिए अब देखो ओवरऑल जब इन्फ्लेशन ओनली 1.7% है, अभी देखिए नॉमिनल जीडीपी कितना है 10.1%, 1.7 घटा दोगे तो लगभग 8 के आसपास आ रहा है तुम्हारा रियल जीडीपी।
व्हाट डज इट मीन कि इतना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका 5 से 6% बढ़ रहा है और आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन केवल आपका 1.7% है, यानी कि आपका जो जीडीपी डिफ्लेक्टेड केवल 1.7%। इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स को ये बात पच ही नहीं रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये जो रियल जीडीपी का जो आंकड़ा है 8.1 सब ये इन्फ्लेटेड है, ज़बरदस्ती बढ़ा के दिखाया जा रहा है, जो कि गलत मेथड में फ्लॉ है। इसलिए हमें जो इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अपनाना चाहिए। तो देखते हैं इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, आगे देखो। हाँ, 2 प्रॉब्लम देखो, भारत का 2 प्रॉब्लम है जीडीपी डिफ्लेक्टर को लेके। पहला प्रॉब्लम देखो, पीपीआई आया था ना हेडलाइंस में, पीपीआई आप समझो पीपीआई का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बढ़िया समझना स्टूडेंट, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। पीपीआई का मतलब क्या होता है? पीपीआई का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। देखो ये प्रोड्यूसर लेवल पे, यहाँ पे ध्यान दोगे स्टूडेंट सभी लोग, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। जो मैन्युफैक्चरर है, मान लो कि पिछले साल मैन्युफैक्चरर ने 100 पेन बनाया, कलम बनाया, तो इस साल कितना बनाया? तो 100 मान लो पहले 100 बनाया और अभी 110 बना रहा है, तो 10% से ग्रोथ हुआ। तो इसी को बोलते हैं पीपीआई, यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे। मैं बात उसका नहीं कर, रिटेलर लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर कितना चीज़ों को बढ़ा रहा है, उसको कितना अधिक क्रिएट कर रहा है। और वर्ल्ड में जितने भी देखोगे बड़े बड़े जो कंट्री है जहाँ पे जीडीपी का जो आंकड़ा बहुत ही क्रेडिबल है, वहाँ सभी जगह पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज़ होता है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स भी यूज़ करता है इस चीज़ को, समझे? तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि प्रोड्यूसर लेवल पे क्या बढ़ोतरी हो रहा है पिछले साल कंपैरिजन में। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम है कि इंडिया वाला बोलता है कि देखिए ठीक है हम पीपीआई यूज़ नहीं करते, हम पीपीआई की जगह हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं। कहोगे सर ठीक तो है डब्ल्यूपीआई, और डब्ल्यूपीआई कैसे ठीक है बताओ तो? डब्ल्यूपीआई में प्रॉब्लम क्या है कि वेटेज का, उसमें तो सर्विस है ही नहीं डब्ल्यूपीआई में, तो क्या सर्विस में ग्रोथ नहीं हो रहा है क्या? तो सर्विस को ठीक से ट्रैक कर ही नहीं पाएगा डब्ल्यूपीआई। और दूसरी बात है कि डब्ल्यूपीआई में बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो ये तुमको रियल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं बता पाएगा। तो इंडिया वाला दलील देता है कि देखिए हमारे पास भले ही हम पीपीआई यूज़ नहीं करते हो, बट उसके बदले में अल्टरनेटिवली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज़ करते हैं। मगर जो इकोनॉमिस्ट है, जो जानकार है, वो कहते हैं कि आप डब्ल्यूपीआई जो यूज़ कर रहे हो वो करेक्ट पिक्चर कभी देगा ही नहीं आपको। वो इसलिए नहीं देगा करेक्ट पिक्चर क्योंकि आप सभी आइटम्स को नहीं देख रहे हो। और दूसरी बात है सर्विस तो है ही नहीं डब्ल्यूपीआई में, तो कहाँ से पीपीआई के बराबर हो गया ये? तो इसलिए जो भी निकल के आएगा डब्ल्यूपीआई में भी वो भी गलत होगा, क्योंकि डब्ल्यूपीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अराइव एट योर नॉमिनल जीडीपी। आ रहा है समझ में? तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इंडिया का। देखो क्या लिखा गया वहाँ पे, देखो जो एनएसओ है, ठीक है, एनएसओ जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है पीपीआई का वो फॉलो नहीं करती है, ठीक है। उसके बदले में क्या करती है फॉलो? होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉलो करती है, प्रॉक्सी मानती है, मतलब अल्टरनेटिव मानती है कि ठीक है पीपीआई हम यूज़ नहीं करते, उसके बदले में डब्ल्यूपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने कहा तुम लोग को कि जो प्रोड्यूसर बनाएगा, मैन्युफैक्चरर बनाएगा, तो उसको ट्रैक करता है कि पिछले साल 100 बनाया था तो इस साल कितना बनाया था, 110 बनाया, तो हर जगह ही ये ट्रैक होगा और ये बेटर तुमको पता चलेगा, हर जगह ही ट्रैक होगा ये। नहीं सर्विस देखो, पहले कितना सर्विस देते थे तो अब कितना सर्विस देते थे, बेटर ट्रैक होगा ना। मगर डब्ल्यूपीआई में प्रॉब्लम क्या है? डब्ल्यूपीआई में देखो वही बोला कि डब्ल्यूपीआई एक्चुअल में कभी प्रोड्यूसर प्राइस ट्रैक कर ही नहीं पाएगा वो ठीक से। और दूसरी बात देखो ऑयल और स्टील का ज़्यादा तुम्हारा कमोडिटी का ज़्यादा वेटेज है उसमें, तो हाँ क्योंकि एसेंशियल है हमारा कमोडिटी जो बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बाहर से यदि कोई प्राइस महंगा हो गया तो डब्ल्यूपीआई में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा जो इम्पोर्टेड आइटम्स है वो डब्ल्यूपीआई के बास्केट में है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? ऑयल सब, स्टील सब, जो कि बाहर के मार्केट में पूरा डिपेंडेंट है, तो ये आपको करेक्ट पिक्चर कभी नहीं बता पाएगा। दूसरी बात देखो डब्ल्यूपीआई डज नॉट मेजर द प्राइस ऑफ सर्विस। बताओ सर्विस तो डब्ल्यूपीआई का हिस्सा है ही नहीं, कहाँ से करेगा वो? ये बड़ा समस्या, ठीक है। जबकि देखो सर्विस अभी जस्ट तुम लोगों को बताया है, सर्विस 50 to 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, अब उसको आप डब्ल्यूपीआई में लेके आए नहीं हो, तो कैसे आप कह सकते हो कि पीपीआई के बराबर है डब्ल्यूपीआई? सबसे बड़ा फ्लॉ हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताना हमको। यस, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है।
आप कैसे प्रॉक्सी मान सकते हो पीपीआई को, आप कैसे डब्ल्यूपीआई को प्रॉक्सी मान सकते हो पीपीआई का, गलत है। समझे, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में। आगे देखो, अब तुम खुद यहाँ पे देखो स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो अब बात समझो कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में जितना डाइवर्जेंस होगा उतना ही डेटा खराब होते चला जाएगा, उतना ही। देखो 2 साल पहले क्या हुआ, कोविड के टाइम में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस हुआ था ना। सीपीआई पता चला 5, 6, 7% से ग्रोथ कर रहा है और डब्ल्यूपीआई नेगेटिव में था, तो बहुत बड़ा गैप हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, तुम इधर देखो, इधर जरा ध्यान दो तो, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। भले ही डब्ल्यूपीआई घट गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स घट गया, दैट डजंट मीन कि मैन्युफैक्चरर अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा होगा। डब्ल्यूपीआई घटने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैन्युफैक्चर कम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि सीपीआई में इंपैक्ट पड़ा, अरे आदमी खरीदने वाला खरीद ही रहा है। तो डब्ल्यूपीआई कभी भी आपको रियल पिक्चर नहीं दे सकता है, ये प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि डब्ल्यूपीआई में जो आपका जो आइटम्स है वो भी स्क्यूड है इंपोर्टेड आइटम्स पे, यानी कि बाहर का आइटम सबका बहुत ज़्यादा बड़ा बास्केट है उसके अंदर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हेनेवर कमोडिटी प्राइजेस फॉल स्टीपली, जब भी कमोडिटी बहुत नीचे जाता है तो उस समय डब्ल्यूपीआई डिक्लाइन हो जाएगा। हाँ, मगर फिर भी प्रोड्यूसर प्राइजेस स्टिल राइजिंग, प्रोड्यूसर प्राइजेस फिर भी स्टिल राइज हो ही रहा है। तो कहाँ बताया पीपीआई, यहाँ पे पीपीआई और डब्ल्यूपीआई फेल कर गया। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, तो पीपीआई से और डाइवर्ट कर जाएगा, कहने का मतलब और पीछे चला जाएगा ये, तो डेटा और ख़राब हो जाएगा। सितंबर 2022 में देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखो कितना 5% से ज़्यादा था, उसके बाद भी प्रोड्यूसर देखो क्या कर रहे थे, अपना प्राइस बढ़ा रहे थे। बट डब्ल्यूपीआई देखो, डब्ल्यूपीआई पूरा वर्ल्ड में कमोडिटी का प्राइस कम होने की वजह से डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हो गया, मतलब घट गया था डब्ल्यूपीआई। तो देखो यहाँ पीपीआई बहुत अच्छा है, डब्ल्यूपीआई घट गया। तो यदि दोनों सिंक्रोनाइज होता तो पीपीआई और डब्ल्यूपीआई सेम आना चाहिए था, ऐसा हो नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ स्टूडेंट कि डब्ल्यूपीआई में जो आइटम्स है वो डिफरेंट है, उसमें इंपोर्टेड आइटम सभी चीज़ जुड़ा हुआ है। मगर पीपीआई में क्या है कि हम एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर लेवल पे ट्रैक कर रहे होते हैं कि पिछले बार कितना बनाया, अभी कितना बना रहा है, इस हिसाब से। तो अप्रैल और दिसंबर देखो डब्ल्यूपीआई कितना था, देखो -1%, समझा। हाँ, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन देखो यहाँ पे, तो -1% ये, और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जिस हिसाब से घट रहा है, तो इससे तो जो रियल जीडीपी आपको दिख रहा है वो इन्फ्लेटेड दिखेगा। इसलिए जो इकोनॉमिक्स जो कहते हैं, और देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में जितना डाइवर्जेंस होगा उतना ही डेटा गलत होते चला जाएगा। यदि डब्ल्यूपीआई सीपीआई जितना नज़दीक हो उतना डेटा बेटर होगा, जितना डाइवर्जेंस होगा, जितना बड़ा गैप होगा उतना ही प्रॉब्लम हो सकता है, उतना ही डेटा आपका इन्फ्लेटेड हो सकता है। बात समझे। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो मोस्ट कंट्रीज, अब यहाँ पे देखो डबल डिफ्लेशन यूज़ करता है बहुत अधिकतर कंट्री। और डबल डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, एट द इनपुट लेवल एंड द आउटपुट लेवल। देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो इनपुट लेवल पे क्या महंगाई आया, और आउटपुट लेवल पे, आउटपुट मतलब क्या है कि जब सामान बन जाता है, इनपुट का मतलब क्या है जब सामान हम बनाते हैं। तो इसमें क्या अधिकतर कंट्री देखो, अधिकतर कंट्री एक तो पीपीआई यूज़ कर रहा है जब पैरामीटर के रूप में ट्रैक करने के लिए, रियल जीडीपी ट्रैक करने के लिए पीपीआई यूज़ कर रहा है। दूसरा क्या है कि डबल डिफ्लेशन भी यूज़ करते हैं ये लोग। तो मोस्ट G20 कंट्रीज कैलकुलेटेड रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये रियल जीबीए यूज़ करते हैं ये लोग। कैसे यूज़ करते हैं, ये जो मैथोलॉजी, इसी मैथोलॉजी को हम लोग कहते हैं डबल डिफ्लेशन। समझ गए स्टूडेंट क्या कहते हैं, डबल डिफ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो डबल डिफ्लेशन में क्या है कि इनपुट डिफ्लेटर भी होगा और आउटपुट डिफ्लेटर भी होगा। तो इनपुट के साथ फिर उसको माइनस भी किया जाएगा और आउटपुट के साथ फिर उसको माइनस किया जाएगा। बात समझे ना, यानी कि इनपुट के साथ भी किया जाएगा सामान को, और आउटपुट जो बन के आया उसके साथ भी किया जाएगा। ये इंडिया में तो मैटर नहीं है ऐसा। तो देखो देन द रियल इनपुट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रियल आउटपुट टू डिराइव, तब जाके जो रियल इनपुट आया, यानी कि आपने क्या किया, इनपुट के साथ सब्ट्रैक्ट किया डिफ्लेशन, इनपुट डिफ्लेशन। यहाँ पे देखो जो आपका बन के तैयार हुआ उसमें आपने क्या किया कि इनपुट डिफ्लेशन से घटा दिया, उसको आया, आउटपुट डिफ्लेशन घटा दिया। अब इस बीच में घटा दो, जो भी वैल्यू डिराइव्ड हुआ आपका घटाने के बाद उसको घटा दो, देन यू विल गेट रियल जीबीए। बट इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में केवल सिंगल डिफ्लेटर यूज़ होता है, अंतिम में लास्ट में यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, बिग मार्जिन से गलत होने का चांस है। तो ये फ्लॉ है। तो क्या करना चाहिए भारत को भी
PPI मॉडल को यूज़ करना चाहिए, और दूसरी बात है डबल डिफ्लेशन का यूज़ करना चाहिए इंडिया को भी, इससे बेटर हो पाएगा। आ रहा है समझ में ना? हाँ, टॉप लेवल पे है ये सब, बहुत बढ़िया है। देखो तो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, सोल्यूशन क्या दे रहे हैं एक्सपर्ट भी बोले बिल्कुल कि NSO कैन स्टार्ट यूजिंग द CPI से। अब देखो यहाँ पे NSO मतलब एक्सपर्ट क्या ओपिनियन दे रहे हैं कि देखिए WPI छोड़ दीजिए, यदि आप PPI पे भी नहीं जाना चाहते तो WPI तो गलत है, एक काम करो CPI को लेके आ जाओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो ज़्यादा बेटर बता पाएगा आपको। CPI को लिंक करो GDP निकालने के लिए, वो ज़्यादा बेटर देगा आपको। इसलिए तो भौचक्का हो गया इकोनॉमिक्स लोग की, GDP डिफ्लेक्टर मान लो 1.7%, जबकि CPI आपका 5 से लेकर 6% है। तो वही NSO बोल रहा है कैन स्टार्ट यूजिंग द CPI सीरीज टू डिफ्लेक्ट नॉमिनल वैल्यू एडेड एंड द CPI इज क्लोजर टू द प्राइस प्रोड्यूसर प्राइसेस देन द WPI। देख रहे हो ना क्या बोल रहा है कि CPI ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा क्लोजर है PPI से, WPI नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये काम हो सकता। दूसरी बात है देखो CPI में सर्विस भी है कि नहीं है, सर्विस भी है उसमें, तो उसको लेना चाहिए, वो बेटर होगा, समझे? तो फाइनल कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट? फाइनल कंक्लूजन वही है कि जो GDP ग्रोथ रेट है अभी इंडिया में ओवर एस्टिमेटेड दिखाया जा रहा है, इसको ठीक करना होगा, क्योंकि WPI बेस्ड डिफ्लेक्टर जो है वो बहुत नीचे। देखो अभी भी CPI और WPI का देखोगे आंकड़ा ना, तो WPI नीचे ही है CPI से। यही एक रीजन है कि GDP डिफ्लेक्टर इतना कम हुआ है। आया समझ में? क्योंकि GDP डिफ्लेक्टर सब आपके WPI के हिसाब से हो रहा है, जबकि GDP डिफ्लेक्टर होना चाहिए था किसके हिसाब से? CPI के हिसाब से होना चाहिए था। तो इसमें करेक्ट करना होगा। दूसरी बात है कि जो इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? PPI वाला चीज़ वो भी हम अपना सकते हैं, डबल डिफ्लेशन वाला चीज़ भी अपना सकते हैं, समझे ना? तो वही चीज़ बोला कि देखो CPI WPI डिफरेंशियल गिव्स ए रफ इंडिकेशन ऑफ डिग्री टू विच द GDP नंबर्स माइट बी डिस्टॉर्टेड। यानी कि CPI और WPI में जितना बड़ा डिफरेंसेस होगा उतना ही मार्जिन गलत होने का चांस है GDP नंबर का, समझ रहे ना? तो इसलिए देखो NSA को भी बिल्कुल जो इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस है उसको एडॉप्ट करना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा, कंप्लीटेड, मस्त एडिटोरियल ना, समझ गए? तो इसमें जो चीज़ है उसको ले लो, मेन चीज़ को कि रियल GDP कैसे। और देखो चलो ठीक है, ये तो बहाना है पढ़ाने का, मैं उसमें जो कोर चीज़ था जो GBA, ये सप्लाई साइड, डिमांड साइड, GBA एट फैक्टर कॉस्ट, GBA एट बेसिक प्राइस, GBA एट मार्केट प्राइस, समझ गए ना? 8 सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ये इतना नहीं पूछता है ये सब चीज़ UPSC में, वो सब जो बेसिक चीज़ था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखो हाउ डिड PSLV C58 एंड एक्सपोसैट मिशन एवर द स्पेस डेब्रिट्स। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये हिंदू पेपर में आया था 8 अप्रैल को। तो देखो मामला क्या है, समझो सिंपल, पहले कहानी समझते हैं स्टूडेंट। लो अर्थ ऑर्बिट, जानते हो लो अर्थ ऑर्बिट का क्या होता है? अल्टीट्यूड है ना, 170-180 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, रफली हम लोग 200 किलोमीटर कह सकते हैं, समझ गए ना? 200 किलोमीटर से स्टार्ट होता है ये यात्रा तुम्हारा 2000 किलोमीटर तक, ये सब लो अर्थ ऑर्बिट है। एंड लो अर्थ ऑर्बिट बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन में छोड़े जाते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अभी देखो जैसे स्पेस एक्स सब हो गया, स्टारलिंक प्रोजेक्ट हो गया, तो कितने सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। अभी जितना भी इंटरनेट कनेक्टिविटी तुमको मिलता है बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स, बिकॉज ऑफ दिस लो अर्थ ऑर्बिट, समझ गए ये चीज़? देखो सबसे बड़ा पंगा क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है लो अर्थ ऑर्बिट में? जितने सैटेलाइट छोड़ रहे हो, तो सैटेलाइट को छोड़ने के लिए रॉकेट का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। सैटेलाइट तो अपना घूमेगा बढ़िया से, मगर जो रॉकेट है वो तो रीयूजेबल नहीं है, वो तो नीचे नहीं आता है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी तो वो डेमोन्स्ट्रेटर टेक्नोलॉजी वो तो आगे बढ़ रहा है। इधर देखो, इधर ध्यान दो, कहाँ ध्यान है तुम लोग का? इस तरफ देखो, अधिकतर जो रॉकेट है 99% या उससे भी ज़्यादा वो डेब्रिस बन जाता है ऊपर जाके। डेब्रिस मतलब क्या, ऊपर रोटेट करेगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा। अभी टेक्नोलॉजी बन रहा है कि नीचे भी आ जाए वो, मगर अभी थोड़ा दूर है उससे। हम लोग रॉकेट लॉन्च करता है, ठीक है, जो 4th स्टेज में होता है जब, तो 4th स्टेज में जब होता है, यानी कि जब रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ दिया, तो सैटेलाइट तो अपना घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये भी रॉकेट अपना घूमना शुरू हो जाता है। यदि मान लो कि ये 400 किलोमीटर पे हो या 350 किलोमीटर पे हो,
तो उसके बाद अर्थ का ग्रेविटी भी उसको खींच नहीं पाएगा और वो घूमते चला जाएगा, घूमते चला जाएगा, घूमते चला जाएगा। तो वो गंदगी बना के नहीं बना। और जिस हिसाब से अभी लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, मान लो कि थोड़ा सा भी वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा भी टकराया तो बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। तो स्पेस डेब्रिस का एक सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सैटेलाइट बहुत ज़्यादा छोड़े जा रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट पे, तो स्पेस डेब्रिस बहुत बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रहा है, वही रॉकेट सब घूमते रहता है। ये खास मिशन क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट मिशन क्यों है एक्सपोसैट मिशन? इसमें ये जो रॉकेट यूज़ किया गया है PSLV C-58, इसका खास बात ये है कि जब 4th स्टेज में जब होगा, ये लास्ट स्टेज में 4th स्टेज में जब होगा, तो ये एक हायर अल्टीट्यूड में जाएगा, लॉन्च कर देगा सैटेलाइट को और थोड़ा घूमेगा, थोड़ा समय तक घूमेगा और फिर नीचे चला आएगा। इधर देखो, देखो खास बात है, ये बहुत ही साइंस है इसके पीछे। ऊपर छोड़ दिया, फिर डी ऑर्बिट होते हुए नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो अर्थ की ग्रेविटी से आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अर्थ के फ्रिक्शन से वो टकराएगा और नीचे खींच के वो ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा बिग साइंस है इसके पीछे। तो स्पेस डेब्रिस का ही प्रॉब्लम खत्म, और ऐसा मात्र अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ही कर पाया है और इंडिया सेकंड है। तो इसमें तो पूरा साइंस इन्वॉल्व है स्टूडेंट, क्योंकि अब समस्या है कि नहीं, हर कंट्री ही चाह रहा है कि किसी तरह स्पेस डेब्रिस खत्म करें हम, क्योंकि जितना स्पेस डेब्रिस बढ़ेगा उतना ही एक्सीडेंट होने का चांस है सैटेलाइट का। देखो, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स माना जाएगा, ये PSLV C-58 का। अब बात करते हैं एक्सपोसैट मिशन का। इसका काम क्या है? देखो, इसका काम 3rd में दिया गया है स्टूडेंट कि रिसर्च करना, यानी कि इसमें पोलरीमीटर यूज़ किया गया है। एक्सरे जो एमिशंस हो रहा है, एमिट हो रहा है सेलेसियस बॉडीज़ को, उसको अध्ययन करेगा ये। और जानते हो ना कि जब अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा कुछ पता कर पाएंगे हम लोग सेलेसियस बॉडी के बारे में। तो एक तो इसके पास पोलरीमीटर लगा हुआ है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जिसमें ये क्या करेगा, एक्सरे को अध्ययन कर पाएगा, जो भी सेलेसियस बॉडी से आ रहा है उसको अध्ययन कर पाएगा। ये इसका कार्य है। ये किसका काम है? एक्सपोसैट मिशन का काम है। मगर जो PSLV C-58 जो यूज़ हुआ है रॉकेट, उसका क्या सबसे खास बात है कि वो डी ऑर्बिट होकर नीचे लेयर में चला आएगा, नीचे लो अर्थ ऑर्बिट में चला आएगा और फ्रिक्शन के थ्रू वो खत्म हो जाएगा, स्पेस डेब्रिस नहीं बन पाएगा। तो ये दो चीज़ से ये पूरा अभी न्यूज़ में बना हुआ है ये मिशन। आया समझ में? चलो देखो, इसरो ने कहा है कि देखो कि PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन जो है प्रैक्टिकली कोई भी डेब्रिस क्रिएट नहीं करने वाला है अर्थ ऑर्बिट में, वही लो अर्थ ऑर्बिट में। नंबर 1 समझ गए? हाँ, इसने कहा है कि जो लास्ट स्टेज है, वही जो 4th स्टेज है, उस समय क्या बोलेंगे, पोएम 3, यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 बिफोर इट वॉज लेफ्ट टू री एंटर द अर्थ एटमोस्फियर इंस्टेड ऑफ, यानी कि ऊपर नहीं करेगा, ये डी ऑर्बिट होकर नीचे चला आएगा। जैसे ही मिशन कंप्लीट हो गया, थोड़ा घूमेगा, फिर नीचे चला आएगा। और नीचे आने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन के थ्रू वो खत्म हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, वो अर्थ अपनी तरफ खींच लेगा उसको। इसलिए खास एक्सपोसैट फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है इसरो का, हमारा भारत का पहला सैटेलाइट है जो कि पूरी तरीके से एक्सरे एमिशंस को मेजर करेगा। और ये पोलरीमीटर इसमें लगा हुआ। पोलरीमीटर का मतलब है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखने के लिए, चेक करने के लिए उसको अच्छे से, समझे? हाँ, इसलिए कह सकते हो कि इंडिया अब एलाइड कैटेगरी में आ गया। इंडिया सेकंड कंट्री है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स जो किया है। और देखो कितना फ़ायदा होगा हमें, जो ब्लैक होल्स है, जो सेलेसियस बॉडी है, जो न्यूटन स्टार्स है, और इस तरह के दुनिया भर के जो सेलेसियस बॉडी है, उसका हम लोग कैरेक्टर समझ पाएंगे, उसका हम फीचर समझ पाएंगे, उसमें हो क्या रहा वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि जो एक्सरे आ रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको अध्ययन कर पाएंगे, अध्ययन करके बहुत सारा डेटा निकलेगा। समझ गए? हाँ, इतना ही नहीं विद्यार्थी, ये जो PSLV है, ये PSLV C-58 देखो कहो कि सर इससे पहले प्रयास हुआ था 53 में भी हुआ था। PSLV C-53 में भी इस तरह का प्रयास किया गया था पहले भी। ठीक है, जाकर क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग। PSLV C-53 था वो, इससे पहले 2 साल पहले किया गया था ये मिशन। अब ये जो रॉकेट देखो केवल एक्सपोसैट सैटेलाइट को ही लॉन्च नहीं किया, एट द सेम टाइम 10 और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जो स्टार्टअप ने बनाया था। एक बार में इस रॉकेट ने लगभग कह सकते हो 11 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, पेलोड को लॉन्च किया है। समझ लिखा गया ना कि PSLV विल ऑल्सो लॉन्च 10 पेलोड्स डेवलप्ड बाय स्टार्टअप, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इसरो सेंटर। तो यानी कि लगभग टोटल 11 सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसने। पेलोड का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट।
जो स्टार्टअप, जो छोटे छोटे स्टार्टअप, जो कंट्री का स्टार्टअप है, क्योंकि आप एक रॉकेट से बहुत मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना। इससे पहले तो बच्चे लोग, हम लोग 100+ किए थे, याद है? हाँ, 2017-18 में हम लोग 100+ किए थे, 100+, 105 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो करके दिखाए हैं पहले भी हम लोग, कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इंडिया का, इसरो का स्पेशली। आगे देखो, तो हाउ वाज द स्पेस डेब्रिस एवर्टेड, कैसे स्पेस डेब्रिस एवर्टेड होगा, तो तुम लोग जानते हो, मैंने बता दिया है कि PSLV जैसे ही अपना प्राइमरी मिशन कंप्लीट करेगा, यानी कि सब सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट पे छोड़ देगा, तो उसके बाद जो चौथा स्टेज है, चौथा स्टेज को ही हम लोग पोएम 3 कहते हैं। तो ये देखो, उस समय ये 650 किलोमीटर पे घूमेगा, लो अर्थ ऑर्बिट हुआ कि नहीं हुआ 650 किलोमीटर, फिर घूमते घूमते डी ऑर्बिट होते होते नीचे के लेयर में आ जाएगा, 350 किलोमीटर में आ जाएगा वो। सब एग्जाम्पल ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। पहले क्या है कि जैसे सैटेलाइट को छोड़ दिया वहाँ पे, तो ये 650 किलोमीटर में घूमेगा, ये समझो, वहाँ पे घूमेगा, घूमते 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 ये तुम्हारा 350 मीटर पर नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब क्या है? अर्थ का फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन, अर्थ का ग्रेविटी खींच लेगा अपनी तरफ, तो कोई भी स्पेस डेब्रिस नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा समस्या वही है कि स्पेस डेब्रिस बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर के लिए। आगे देखो, तो व्हाट एग्जैक्टली इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पोएम 3, ये क्या है? देखो, वही चीज़ बार बार लिखा गया है। पोएम मतलब वही 4th स्टेज PSLV का, जब अंतिम में जब सैटेलाइट छोड़ रहा होगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम देखो लिखा गया ना 2022 में, 2 साल पहले PSLV C-53 डेवलप्ड हुआ था, एंड इसरो हैड पोएम ऑर्बिट द अर्थ एज ए स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विद वेरियस पेलोड्स। तो उस समय हम लोग ये PSLV C-53 बना के हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे कि ऐसा पॉसिबल है, और इसी का नतीजा अभी देखो 2024 में हम लोग कर रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, इसमें देखो क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ है, सोलर पैनल्स यूज़ हुआ है, फ्यूल टैंक है ना, लिथियम आयन बैटरी सब यूज़ हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए ना। और जो भी पोएम के पास क्या है, तुम्हारा टेलीकमांड सिस्टम भी है, ताकि ग्राउंड स्टेशन से वो कम्युनिकेट कर सके। ये सैटेलाइट सब में रहता है, रॉकेट सब में ये सब व्यवस्था होता है, क्योंकि बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है, नीचे से ही आखिर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। आगे देखो, सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, तो सिग्निफिकेंस जानते हो, चूँकि अभी सैटेलाइट क्या है कि लगातार बढ़ते चला जा रहा है तुम्हारा लो अर्थ ऑर्बिट में, तो स्पेस डेब्रिस सबसे बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। स्पेस डेब्रिस जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, ज़्यादातर देखो स्पेस क्राफ्ट का हिस्सा है, वो रॉकेट का हिस्सा है, वो जो सैटेलाइट जो अब ऑपरेशनल नहीं है उसका हिस्सा है, वो कुछ कुछ फ्रैगमेंट जो बड़े बड़े चीज़ें टूट गए, जैसे एग्जांपल देखो, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट होता है ना, सैटेलाइट को करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो उसका ही बहुत सारा ऑब्जेक्ट बच जाता है, तो वो घूम रहा है, और सब तुम्हारा स्पेस डेब्रिस बन जाता है। अब इसमें क्या लिखा गया देखो, द डेब्रिस ऑफन फाइल्स, देखो डेब्रिस कितना तेज़ी से घूमता है, 27,000 किलोमीटर पर आवर घूम रहा है। तो रिस्क है कि मान लो कि ओरिजिनल अच्छा सैटेलाइट से टकरा जाए तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। एंड यू नो डैट लो अर्थ ऑर्बिट 100 किलोमीटर से ऊपर, यानी कि लगभग 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक तुम्हारा इसका लिमिट है। तो इसका पोएम 3 का समझे खास बात कि ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा तुम्हारा, कितना बताए थे, कितना किलोमीटर? हाँ हाँ, है ना, 600-700 का जाएगा, फिर नीचे 350 में आ जाएगा, समझ गए। हाँ, यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट द वेरियस ऑपरेशनल सैटेलाइट एंड स्पेस डेब्रिस। देखो ये समझ जाओगे। अभी तुम इसका देख लो ना, एलन मस्क का देख लो, स्पेस एक्स का, लगभग 7000 ऑपरेशनल सैटेलाइट अभी है अलग अलग अल्टीट्यूड्स में। इसका मतलब दुनिया भर का मिलियंस ऑफ स्पेस डेब्रिस, ठीक है। यूएस स्पेस कमांड ट्रैक्स ने क्या बोला है कि देखिए कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला जो स्पेस डेब्रिस है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत है, और तेज़ी से बढ़ने वाला है, और फ्यूचर में बढ़ने वाला। नीचे देखो, greater than 10 centimeter in size in lower is expected to about 60,000 by 2030 as per the ISRO estimates। यानी कि आने वाले समय में स्पेस डेब्रिस और बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ऐसे घड़ी में कोई इस तरह का एक्सपोसेट मिशन PSLV C-58 को लॉन्च करे और ये दावा करे कि एक भी स्पेस डेब्रिस नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा कमांडेबल जॉब है कि नहीं है, बताओ। इसे इंडिया से बाकी कंट्री सीखेगा कि कैसे स्पेस डेब्रिस का प्रॉब्लम ख़त्म किया जाए, समझ रहे हो ना। देखो स्पेस एक्स देखो, ये 12,000 सैटेलाइट्स है ना बिल्ड कर रहा है, ये 570 किलोमीटर का हाइट पे ये छोड़ने वाला लो अर्थ ऑर्बिट में। उसके बाद देखो सेकेंड जनरेशन स्टारलिंक, ये तो 30,000 तुम्हारा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यानी कि आने वाले समय में तो
थाउजेंड सैटेलाइट जाने वाला है वहाँ पे, तो स्पेस डेब्रिस तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आगे देखो, तो क्या मेजर रिस्क है स्पेस डेब्रिस को लेके? एक तो रिस्क ये है कि अनयूजेबल रीजन ऑफ द ऑर्बिट ड्यू टू एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा डेब्रिस हो जाए तो फिर कैसे सैटेलाइट उस जगह को यूज़ करेगा? पहले से गंदगी भरा हुआ है, मान लो एक मोहल्ला से जा रहे हो तुम लोग, वहाँ पूरा गंदगी भरा हुआ, तो उस मोहल्ला से नहीं जाना चाहोगे। सेम, तो स्पेस डेब्रिस बहुत ज़्यादा घूम रहा है तो वहाँ पे कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करना चाहेगा, वो जगह बेकार हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात है केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम का मतलब क्या है कि कैस्केडिंग इफेक्ट होना। मान लो कि थोड़ा सा भी कोलिजन हो जाए स्पेस डेब्रिस की वजह से, मान लो कि एक सैटेलाइट में कोलिजन हो गया, तो वो सैटेलाइट में कोलिजन के बाद फिर दूसरे सैटेलाइट में भी कोलिजन होने का चांस है, क्योंकि वो उसका जो ऑर्बिट जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आ जाएगा ना, फिर हो सकता है वो दूसरे सैटेलाइट को हिट कर जाए, तो केस्लर सिंड्रोम होने का चांस है। तो बहुत बड़ा ही स्पेस एसेट्स को नुकसान हो सकता है इससे, समझे? तो हाउ आर स्पेस एजेंसीज डीलिंग विद द डेब्रिस, तो कैसे डील कर रही हैं लोग? तो देखो, अभी तक कोई ऐसा इंटरनेशनल स्पेस लॉ नहीं बना है इसके लिए, और फिर भी हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है 2002 वाला, और इस चीज़ को इंडोर्स किया था यूनाइटेड नेशंस ने भी 2007 में, समझो? वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। ये क्या है? इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको इंडोर्स किया था यूनाइटेड नेशन ने 2007 में, मंजूरी दिया था, कहने का मतलब ये है। इस गाइडलाइंस में बोला गया कि कैसे स्पेस डेब्रिस को कम करना है, कैसे इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन, कैसे पोस्ट मिशन ब्रेकअप पे काम करना है ताकि स्पेस डेब्रिस ज़्यादा ना हो वहाँ पे, एक्सीडेंट कोलिजन कैसे बचाया जाए। आगे देखो, तो व्हाट अबाउट द इंडियाज एफर्ट, भारत का एफर्ट क्या है? भारत ने क्या इससे पहले भी किया था? बिल्कुल किया था भारत ने। एक पोएम मिशन तो हो ही गया, ये तो बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वही PSLV जो आपका 58 वाला जो है, ये तो बहुत अच्छा उपलब्धि है। एट द सेम टाइम इंडिया ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, ठीक है, 2 साल पहले ये इंडिया ने सेटअप किया था। हाँ, ये अलग बात है कि इसका जो डेटा है, टोटल जो डेटा यूनाइटेड स्टेट्स से ही लेता है इंडिया का अपना डेटा नहीं है। टोटल डेटा ये इस चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर के लिए टोटल जो डेटा रिलाई करता है इंडिया, वो यूनाइटेड स्टेट्स पे ही करता है। तो ये भी एक अप्रोच था भारत का, ये भारत का एक इनिशिएटिव था, नंबर 1। दूसरा देखो, इंडियन स्टार्टअप जिसका नाम है मनस्तु स्पेस, ये भी काम कर रहा है तुम्हारा कि स्पेस में कैसे रिफ्यूलिंग हो, कैसे ओल्ड सैटेलाइट, देखो प्रॉब्लम है ना, जो ओल्ड सैटेलाइट है जो काम नहीं कर रहा, वो भी तो डेब्रिस बन गया, तो कैसे उसको डी ऑर्बिट किया जाए। जैसे देखो ये पोएम 3 हो रहा है डी ऑर्बिट, कैसे उसको डी ऑर्बिट करके नीचे लाया जाए लो अर्थ ऑर्बिट, ताकि फ्रिक्शन के थ्रू वो नीचे आ सके, ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे आ सके, ठीक है। कैसे सैटेलाइट का लाइफ एक्सपेंशन बढ़ाया जाए ताकि वो और बेटर काम हो, वो डेब्रिस में कन्वर्ट ना हो। तो ये देखो ये कर रहा है, मनस्तु स्पेस कर रहा है, ये स्टार्टअप है हमारा। तो ठीक है, भारत का प्रयास सराहनीय है, अच्छा काम कर रहा है इंडिया। आया समझ में स्टूडेंट? तो कोई एक्सपोसेट मिशन पूछेगा तुम लोग से बता दोगे ना बढ़िया से, क्या है तुम्हारा इसका रिलेवेंस? आया समझ में ठीक से? आगे देखो, लास्ट वन देखो, तो मानसून का देखते हैं बच्चों लोग। डेवलपिंग इनटू द इंडियन मानसून प्रिडिक्शन बाय द IMD GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraint e-technology in the aids of farmers। ये 17 अप्रैल को आया था इंडियन एक्सप्रेस में। तो देखते हैं मामला क्या है। देखो यहाँ पे तुमको एक ग्राफ दिख रहा होगा, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में, ठीक है, दिख रहे हो ना, यानी कि एक्चुअल रेनफॉल क्या हुआ और फोरकास्ट कितना था। देख रहे हो दोनों में तुमको अंतर नज़र आ रहा है ना, साफ साफ अंतर नज़र आ रहा होगा कि जो IMD या IMD टाइप का जो स्काईमेट है, वो जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज पहले ये था और अब इतना रेनफॉल आएगा, वो दोनों में बहुत अंतर है कि कितना जो प्रिडिक्शन किया गया, फोरकास्ट प्रिडिक्शन वही फोरकास्ट कितना किया गया और रियल में कितना आ रहा है। देख रहे हो अंतर, साफ साफ तुमको अंतर नज़र आएगा। हाँ 2017 में बहुत क्लोज है ना, 2017 में तुमको बहुत नज़दीक नहीं लगा क्या? हाँ देखो, हाँ 2017 में देखो बहुत नज़दीक है। 19 में देखो बच्चे लोग, फोरकास्ट कितना किया गया, रियल में कितना है, एक्चुअल कितना है। हाँ 2023 में भी देखो, बताओ फोरकास्ट तो ज़्यादा किया गया था, रियल में कम हुआ, एक्चुअल कम हुआ। आया समझ में ना? तो जो नहीं है कि फोरकास्ट हमेशा बराबर हो, क्योंकि जानते हो कि इंडियन मानसून इवॉल्विंग चीज़ है, IMD तक पता नहीं कर पाता है कि हो क्या रहा है।
ठीक है, ये बात सही है। तो अभी देखते हैं इस बार का फोरकास्टिंग क्या है। देखो एलिनो, लालिनो, इंडियन ओशन डाइपोल सब जानते हो नहीं सभी चीज़। अच्छा नॉर्मल, चलो थोड़ा ज्योग्राफी का भी कर लेते हैं रिवीजन। यहाँ पे ध्यान दो, जो इक्वाडोर वाला जो जगह है, पेरू वाला जगह जो है ना, वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हाई प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में हाई प्रेशर होगा, और ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है वो लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर का मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया वाला जगह पर रेनफॉल होगा। लो प्रेशर मतलब क्लाउड बनना, फिर यहाँ पे हाँ इनस्टेबिलिटी होना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगा, और उसका असर इंडिया पे डायरेक्ट पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ और एक्सटेंड हो जाए तो उसको हम लालिनो कहते हैं। सही बात है ना। एलिनो क्या होता है, ठीक रिवर्स, कि अब जो पेरू कोस्ट है, इक्वाडोर जो कोस्ट है, वहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, वहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो वहाँ बारिश होगा, फिर वहाँ पे अपवेलिंग नहीं हो पाएगा, फाइटोप्लैंक्टन ऊपर नहीं आ पाएंगे, फिशिंग इंडस्ट्री पूरा बर्बाद हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया वाला जो कोस्ट है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या हाई प्रेशर हो जाएगा। वहाँ पे हाई प्रेशर मतलब वहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशन हो जाएगा, ड्रॉट लाइक कंडीशन हो, इंडिया पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। ये नॉर्मल सिचुएशन। तो अब देखो अगस्त और सितंबर, आज मानसून कब शुरू होता है, जून में शुरू होता है ना जी, जून से। ऑन द पेपर देखोगे तो 1 जून केरल कोस्ट को हिट करता है साउथ वेस्ट मानसून। और इंडिया में 75% जो रेनफॉल है किससे आता है, साउथ वेस्ट मानसून से ही आता है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज देखोगे एलपीए कितना 1971 से लेकर 2020 तक है ना, ये 50 साल का देखोगे तो कितना है, 87 सेंटीमीटर है। यानी कि इंडिया रिसीव कर रहा है 87 सेंटीमीटर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल विथ योर साउथ वेस्ट मानसून। ओवरऑल देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी कुछ आ रहा है वर्षा, रिट्रीटिंग मानसून जिसको कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी आ रहा है। तो ओवरऑल करोगे तो लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। समझ गए ना। तो अब जब प्रिडिक्ट किया जाता है साउथ वेस्ट मानसून का, तो इसी हिसाब से प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज 87 सेंटीमीटर के, जो 87 सेंटीमीटर है उसके आसपास कितना है। यदि मान लो उससे ज़्यादा हो तो कहेंगे कि गुड रेनफॉल, अबव रेनफॉल। यदि मान लो कि इसका 110% हो, 87 सेंटीमीटर का 110% हो, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस रेन है ये। एक्सेस रेन का मतलब क्या, फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाएगा। हाँ, 87 सेंटीमीटर से मान लो कि 87 सेंटीमीटर का 95% है, क्या कहेंगे कि लेस रेनफॉल। यदि मान लो कि 90 से नीचे है तो क्या कहेंगे, डिफिसिट रेनफॉल, जहाँ पे तुम्हारा डॉट लाइक सिचुएशन बन जाएगा। तो 87 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बात समझा। उसी के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि आने वाला मानसून कैसा रहेगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, एक्सेस होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिसिट होगा, एंड सो ऑन। क्या लिखा गया है देखो यहाँ पे कि इंडिया हाँ अबव नॉर्मल रेनफॉल होने वाला है। यानी कि 87 सेंटीमीटर आप जो देख रहे हो एलपीए का, लॉन्ग पीरियड एवरेज का 50 साल का, उसके कंपेयर में इस बार अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। यानी कि वही 105-106% ऑफ योर 87 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना ये चीज़। हाँ, क्यों, क्योंकि लालिनो कंडीशन सेटअप होने वाला अगस्त सितंबर में। लालिनो, अभी एलिनो चल रहा है, अभी एलिनो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इतना गर्मी है, बात समझे ना। फिर लालिनो आएगा, वहाँ पे लालिनो जैसे आएगा तो इंडिया में असर पड़ेगा उसका। हाँ, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि चलो ठीक है अबव नॉर्मल रेनफॉल आएगा, मगर स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन। पता चला कि बारिश कब आना चाहिए, जून में आना चाहिए ना, पता चला जून में हल्का बारिश आया और उसके बाद बारिश ही नहीं हुआ, वही मानसून ब्रेक हो गया, समझे। और उसके बाद फिर अगस्त में खूब बारिश हो रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, पता चला कि एक जगह पे बारिश आया और एक जगह पे आया ही नहीं, तो फिर स्पेशल वेरिएशन हो गया। तो मानसून का अभी तो देखो अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा ज़्यादा यही है, स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशंस का। तो वही चीज़ बताएगा कि ये देखने को मिलेगा इस बार भी। जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि देखो नंबर ऑफ रेनी डेज वो डिक्लाइन हो रहा है। यानी कि जो मानसून में क्या था कि रेनी डेज बहुत ज़्यादा होता था, रेनी डेज बहुत डिक्लाइन हो रहा है, बट इंटेंसिटी बढ़ रहा है रेनी इवेंट्स का। जैसे अभी देखो दुबई का एग्जाम्पल, दुबई देखो पूरा साल का देखो 10 सेंटीमीटर मिलता था दुबई को एनुअल रेनफॉल, तो भाई एक ही दिन में 10 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल हो गया वहाँ पे, तो एक दिन के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है अभी सबसे बड़ा समस्या है कि नंबर ऑफ रेनी डेज है वो घट रहा है, समझे, नंबर ऑफ रेनी डेज घट रहा है, बट जो हैवी रेनी इवेंट्स है वो बढ़ रहा है। हाँ, तो एक जगह फिर ड्राउट होगा, एक जगह तुम्हारा फ्लड होगा, फिर प्रॉब्लम क्लाइमेट एक्सट्रीमिटी, समझे। तो देखो वही लिखा गया ना। तो इस बार देखो 2023 क्या था, एलिनो ईयर था, तो उसमें कितना था तुम्हारा 86, कह सकते हो 86 सेंटीमीटर था।
तो लॉन्ग पीरियड एवरेज कितना है 87 सेंटीमीटर है, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया ना, इसलिए एल निनो ईयर है। हाँ, इससे ज़्यादा खतरनाक होता, यानी कि इससे ज़्यादा तुम्हारा, हाँ वो थैंक्स टू द योर इंडियन डाइपोल ये कंपनसेट हो गया वो, समझ गए। हाँ आगे देखो क्या क्या चीज़ है, देखो अब यहाँ पे देखो 2023 से पहले स्टूडेंट यदि हम 4 साल का आंकड़ा ले तो अच्छा रेनफॉल हुआ था, यानी कि 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर दो, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बहुत अच्छा रेनफॉल हुआ। 2019 में अबव द नॉर्मल, 20 में भी अच्छा, 21 में अच्छा, 22 में भी अच्छा, 23 में थोड़ा गड़बड़ा गया, 23 में थोड़ा गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि 87 सेंटीमीटर रेनफॉल उससे कम हुआ था, ठीक है। थोड़ा समझ लो, थोड़ा इंडियन मानसून का देखो, मॉडरेट एल निनो कंडीशन अभी क्या है, वही एल निनो कंडीशन अभी प्रिवेल्ड है, समझ में आ गया ना, जो कि तुम्हारा ये मॉडल से पता चलता है। और लालिनो कंडीशन तुम्हारा अगस्त और सितंबर में, अगस्त और सितंबर में होगा, तो यही तो तुम्हारा टेम्पोरल वेरिएशन तो यहीं से आ रहा है। विद्यार्थी लोग समझ पा रहे हो ना, अगस्त और सितंबर में आपका लालिनो कंडीशन डेवलप्ड हो रहा है। इसका व्हाट डज इट मीन, लालिनो क्या होता है, लालिनो का मतलब क्या है तुम्हारा कि रेनफॉल ज़्यादा होगा इंडिया में। तो हो सकता है कि जून में रेनफॉल ना हो, अगस्त में हो ज़्यादा हो, अगस्त में ना हो तो सितंबर में ज़्यादा हो, ये भी कंडीशन, क्योंकि 4 मंथ का होता है, जानते हो 4 मंथ का होता है ना जी, जून से स्टार्ट होता है तुम्हारा, वहाँ सितंबर अक्टूबर तक जाता है ये एल निनो कंडीशन। देखो एल निनो वही बताया कि एल निनो का मतलब क्या है तुम्हारा, वही सरफेस वाटर जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का है वो वार्म अप हो जाता है ना, वीकर मानसून होते हैं। एल निनो मतलब ठीक और ड्रायर कंडीशन इंडिया में आ जाएगा, वही ऑस्ट्रेलिया में ड्रायर कंडीशन आएगा तो इंडिया में भी आएगा। इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या है कि देखो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो अरेबियन सी ज़्यादा तपा बे ऑफ बंगाल से, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। यदि ठीक कन्वर्स हुआ, अरेबियन सी कम तपा एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, तो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये दोनों का ही, क्योंकि दोनों ही वाटर बॉडीज है हमारा उसे कंपैरिजन में। तो इंडियन ओशन डाइपोल देखो ये होता है तुम्हारा डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स ऑफ द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, यानी कि कह सकते हो वही सिंपली कह सकते हो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, समझ गए ना। हाँ, यदि वेस्टर्न साइड ज़्यादा तपा यानी कि अरेबियन सी ज़्यादा तपा तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा। यदि लेट से अरेबियन सी कम तपा एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल तो क्या होगा, नेगेटिव आईओडी हो जाएगा, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखो नीचे देखो, अभी देखो स्टूडेंट हमारा जो हिमालय है वो पिघल रहा है, जानते हो ना इस बात को, हिमालय पिघल रहा है। देखो ये भी एक फैक्ट इस्टेब्लिश किया गया है कि जितना हिमालयस का ग्लेशियर पिघलेगा उतना ही इंडियन मानसून और ज़्यादा तेज होगा, देख रहे हो, समझ में आ रहा है तुम लोग को। स्नो कवर जो नॉर्दर्न हिमालयस और यूरेशियन है वो घट रहा है, इसका असर डायरेक्ट इंडिया में पड़ेगा, इंडियन मानसून और तेज हो जाएगा। और हिमालयस का हो ही रहा है, ग्लेशियर पिघल ही रहा है, पूरा वर्ल्ड में ही ग्लेशियर पिघल रहा है, हिमालय भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, इसका मतलब रेनफॉल और ज़्यादा होगा। हाँ देखो यहाँ पे, तो इस बार क्या बोला गया, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है आपका 87 सेंटीमीटर का, उसके कंपैरिजन में 106%, ठीक है ना, बढ़ोतरी होगा, बढ़ेगा जून टू सितंबर में, जो कि आपका साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड का टाइम है। हाँ, व्हाट आर द मल्टीपल अप्रोचेस यूज टू फोरकास्ट द मानसून बाय आईएमडी, यानी कि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या क्या मेथड्स को यूज़ किया है इस तरह का फोरकास्ट करने के लिए। तो देखो एक तो 150 साल वाला पुराना डेटा, ठीक है, देखते हुए कि क्या ओशन टेम्परेचर को एज अ पैरामीटर के रूप में देखते हुए, स्नो कवर यूरोप में कितना है, हिमालयस में कितना, वो सभी चीज़ को कैलकुलेट करके मानसून को प्रिडिक्ट किया जाता है। 150 ईयर्स तक का देखा जाता है, नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है, वही डायनामिक अप्रोच। डायनामिक अप्रोच में क्या है कि पावरफुल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके फोरकास्टिंग करना, समझ गए ना। अभी देखो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफिशियल्स, दोनों ही मॉडल्स देखो, दोनों ही मॉडल्स लगभग वही एस्टिमेट कर रहे हैं कि अबव द एवरेज रेनफॉल होगा हमारा, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होगा, दोनों ही अप्रोच। एक क्या है 150 साल वाला पुराना डेटा सब, कि उस समय ओशन का टेम्परेचर क्या था, तो किस तरह रेनफॉल हुआ, लालिनो हुआ, एलिनो हुआ, आइस कवर कितना था, दुनिया भर का पैरामीटर को जोड़ते हुए 150 ईयर्स का। दूसरा क्या है कि सुपर कंप्यूटर का हेल्प से, डायनेमिक अप्रोच से। आईएमडी दावा कर रहा है कि ये दोनों ही मेथड से लगभग कैलकुलेशन सेम हो रहा है, समझ गए ना। और हम इस बात को पहले से ही जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग 75% ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दिस 4 मंथ, है ना, यानी कि पूरा होल ईयर भी कह सकते हो, पूरा होल ईयर में 75% जो रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही होता है।
और पूरा यदि हम जोड़ देते हैं, है ना, 87 सेंटीमीटर, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आएगा, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा, तो लगभग 110 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका LPS। कंप्लीटेड।